नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। कोरोना अब तक कई लोगों की जिंदगी को लील चुका है और रोजाना कई जानें भी जा रही हैं और कितनी जानें जाएंगी इसका अंदाजा किसी को नहीं है। न तो सरकारों के पास इसका कोई जवाब है, न ही अदालतों के पास। बस कोई पिस रहा है तो वो आम जनता है। आज के हालातों को देखें तो पता चलता है कि सरकारों ने आम जनता को सिर्फ वोट बैंक की नजर से देखा है और जब जनता पर मुसीबत का पहाड़ टूटा तो सरकारों ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए। ऐसा लगता है इन हालातों को देखकर कुछ ऐसा ही आज के समय में प्रतीत हो रहा है। अब जब सरकारें और सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुके हैं तो अदालतों ने अपना हथौड़ा चलाना भी शुरू किया है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, अदालतें हर सरकार को फटकार लगा रही हैं, आदेश दे रही है, सवाल पूछ रही हैं कि देश में जनता मर रही है, कोरोना ने त्राहिमाम मचा रखा है, आप लोग क्यों आंखें बंद कर कर बैठे हुए हैं? सरकारों की इस पर तैयारियां क्या हैं? और अगर एक साल में भी कोरोना से लड़ने की तैयारी नहीं हो पाई तो आप कर क्या रहे हैं? ऑक्सीजन संकट के मसले पर भी केंद्र की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन करना केंद्र की जिम्मेदारी है, आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। जस्टिस चंद्रचूड़ ने राजधानी दिल्ली के ऑक्सीजन संकट पर सुझाव दिया कि वैज्ञानिक तरीके से इसके वितरण की व्यवस्था करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऑक्सीजन 4 अधिकारियों को जेल में डालने से नहीं आएगी, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिंदगियां कैसे बचाई जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि राजधानी में जितनी भीषण महामारी है, इसे देखते हुए दिल्ली को हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार तत्काल इसका प्रबंध करें। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी लोगों की मौत पर सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने से कोरोना मरीजों की जान जाना एक अपराध है, यह किसी नरसंहार से कम नहीं है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि हजारों जिंदगी कुर्बान आगे कैसे बचाई जाएगी और जाने। इसी मुद्दे पर अपने खास पैनल के साथ आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कहां कहां ऑक्सीजन की कमी से अब तक कितनी लोगों की मौतें हो चुकी हैं। तो दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 21 मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई है। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में 12 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की वजह से। कर्नाटक में 24 लोगों की मौत ऑक्सीजन की वजह से। चेन्नई के सरकारी अस्पताल में 11 मरीजों की मौत, वो भी ऑक्सीजन की वजह से। बात करें उत्तराखंड की, वहां पर भी 5 मौतें हुई हैं। उत्तराखंड के रुड़की में एक निजी अस्पताल में। उत्तर प्रदेश का हाल हम सबके सामने है। सिद्धार्थनगर में जिला अस्पताल में 4 मरीजों की मौत हुई है। राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश की, वहां पर भी स्थिति सामान्य नहीं है, 5 मरीजों की मौत हुई है। मुरादाबाद में भी 3 मरीजों की मौत हुई है। मेरठ के केएमसी अस्पताल में 9 मरीजों की मौत का आंकड़ा है। सुल्तानपुर जिला अस्पताल में 5 मरीजों की मौत का आंकड़ा। मध्य प्रदेश ले लीजिए, जहां पर सरकार बीजेपी की है, लेकिन वहां पर भी आप देखिए कि 12 मौतें अब तक हुई हैं। तो ये लगातार मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और आप ये देखिए कोई भी राज्य इसमें पीछे नहीं है। मेरठ का यह हाल आप देखिए, जहां पर केएमसी अस्पताल में 9 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से गई है। इसके अलावा सुल्तानपुर जिला अस्पताल में 5 मरीजों की मौत हुई है। ये आंकड़े वाकई डरा रहे हैं कि किस तरह से देश में स्थिति खराब हो चुकी है। मध्य प्रदेश के शहडोल में 12 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ही भोपाल में आप देखिए 5 मरीजों की मौत। राजधानी का यह हाल है, आप देखिए किस तरह से ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हो रही हैं। ग्वालियर में जयरोग्य अस्पताल में 2 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से। यह हाल है पूरे देश का, आप देखिए हाहाकार त्राहिमाम मचा हुआ है। गुरुग्राम में देखिए आप, निजी अस्पताल से खबर थी कि 6 मरीजों की मौत हुई है, वो भी ऑक्सीजन की वजह से। यह आंकड़ा वाकई में अपने आप में डरा रहा है कि आखिर परिस्थितियां आगे कैसे ठीक होंगी और कितनी मौतें आगे होंगी और इनको रोका कैसे जाएगा। तो चलिए अपने मेहमानों का रुख करें, उससे पहले कुछ सवाल आज के चर्चा के वो आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल आज का हमारा यह है कि अदालतों में रोजाना सुनवाई हो रही है, लेकिन सख्त कार्रवाई कब होगी? अदालतों के जो आदेश है उनका पालन कब किया जाएगा? दूसरा सवाल हमारा यह है कि सरकारों और अदालतों के बीच क्या लोग पिस रहे हैं, आम जनता पिस रही है? तीसरा सवाल यह है कि सिस्टम पर कोरोना भारी, कौन लेगा असल जिम्मेदारी? जिम्मेदारी किसी को तो लेनी ही पड़ेगी। और हजारों जिंदगी कुर्बान, आगे कैसे बचाई जाएगी जान, ये सबसे बड़ा सवाल है। आगे जो हालात उत्पन्न होंगे,
जो अभी चल रहे हैं उसको कैसे रोका जाएगा, उसके लिए क्या रोड मैप है? क्योंकि सियासत बहुत हुई है, नेता अपना इंसानियत कब दिखाएंगे? क्योंकि लगातार नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या नेताओं को ऐसे वक्त में राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत नहीं दिखानी चाहिए? एक आखिरी सवाल यह है कि सरकारों ने बेबस छोड़ा है, अदालतें कब मारेंगी हथौड़ा? क्या अब अदालतों को बहुत ज्यादा सख्त होने की जरूरत आन पड़ी है ऐसी परिस्थिति में? हालांकि लगातार कोर्ट इस बात को कह रही थी, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कई बार फटकारें लगाई जा चुकी है, लेकिन उसका असर होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि हालात नहीं सुधर रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि हजारों घर बर्बाद हुए हैं, आखिर कौन कैसे ये जिंदगी आबाद होगी? अब कैसे जो हालात हैं, इन हालातों को कैसे दुरुस्त किया जाएगा? तो ये सवाल जो कि सबके जहन में है। जाहिर है हालात जो आगे खराब होंगे उनको रोकने के लिए क्या प्लानिंग है? तो चलिए अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके, बहुत बहुत स्वागत है विपिन जी आपका। इसके अलावा संदीप दुबे जी हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका भी। साथ ही साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत जी भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय जी भी थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से रमाकांत जी, अदालतें बार बार ये कह रही हैं, आपको भी कई बार फटकार लगाई गई है, हालात सुधर नहीं रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि जितनी जरूरत है, चाहे वो दवाओं की जरूरत हो, चाहे वो ऑक्सीजन की जरूरत हो, आप लोग उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। अदालत ने कई बार ये फटकार लगाई है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मामला अदालत तक अगर पहुंचा है तो अदालतों ने कुछ बातें कही है, क्या वो आप लोगों के लिए मायने नहीं रखती है? क्या उसका पालन नहीं होना चाहिए रमाकांत जी? देखिए शंकर जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल शंकर जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। निश्चित तौर पर न्यायालय ने जो अपनी बातें कही है और अपनी टिप्पणियां, अपनी जो बातें और शब्दें जो रखी है, निश्चित तौर पर ये आत्मसात करने की जरूरत है। मैं ऐसे संवैधानिक जो संस्था है, बिल्कुल उनको आत्मसात करने की जरूरत है और उसके पर बिल्कुल ध्यान देना भी चाहिए। इसमें मैं उनका सम्मान करता हूं। निश्चित तौर पर देखिए, सबसे पहले इसका जो मेन कारण है, जो मुख्य कारण है, हम अगर मान लीजिए इतना डिबेट कर चुके हैं खास करके इस कोरोना के ऊपर में, और अभी भी इस तरह की अगर बद इंतजामी या कहने का मतलब इस तरह के आरोप केंद्र सरकार के ऊपर भी लग रहे हैं, राज्य सरकार के ऊपर भी लग रही है, तो निश्चित तौर पर आखिर हम देखें जो इसका डेप्थ क्या है, इसकी गहराई क्या है, इसके ऐसे क्या ऐसी कमियां रह जाती है जिसके ऊपर में हमें और ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, जो पीछे जो हमने समय गवाया है, निश्चित तौर पर वो समय हमने गवा दिया है। बातों से नहीं होगा ना रमाकांत जी, वर्तमान परिस्थिति है उसके ऊपर काम नहीं होगा रमाकांत जी। हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, पूरा देश ये पूछ रहा है कि सरकार क्या कदम उठा रही है और सरकार ने क्या सबक लिया है। सीधा देश जवाब जानना चाहता है आपसे। छोड़ दीजिए राजनीतिक पार्टियों को। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मैं विषय पे ही आ रहा हूं। कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं, आज जो हम डिबेट करेंगे निश्चित तौर पर एक सार्थक डिबेट करना चाहते हैं, और मैं कोई भी टिक्का टिप्पणी कुछ नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी किसकी क्या कमी रह गई, मैं कुछ नहीं करना चाहता। मैं बिल्कुल एक गंभीर, एक प्रवक्ता होने के नाते, एक नेता होने के नाते मैं इस चीज को रखना चाहता हूं। देखिए, कहीं न कहीं जहां तक संक्रमण का जो दर है, आखिर हम सबसे पहले रोके कैसे उसको, ये सबसे बड़ी बात है। अदालत ने क्या टिप्पणी करी, राज्य सरकार ने क्या तैयारियां करी, केंद्र सरकार ने क्या तैयारियां करी, हमने उस पे न जाकर के, बल्कि ऑल एक जो मत कहते हैं, जो सभी का जो मत है, आखिर इस संक्रमण को रोका कैसे जाए। आज मान लीजिए 2 दिन पहले 3,68,000 का संक्रमण था, आज वही संक्रमण देख रहा हूं 3,82,000 हो गया। तो निश्चित तौर पर जो पहले 4 लाख के पार चला जा रहा था संक्रमण, वो हम जब 3,68 पे आया तो हम थोड़ा सा खुश हुए, जो कि हाँ निश्चित तौर पर संक्रमण का दौर घटा है। लेकिन फिर देख रहा हूं उसका ग्राफ 3,82 चला गया। आखिर ऐसा क्यों? तो निश्चित तौर पर जो संक्रमण का जो दर है वो सबसे पहले घटना चाहिए। दूसरी बात ये, जो हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। वहां वो कहां कब कमी रह गई है, या प्रशासनिक जो अनुभव है वो हमें कहीं न कहीं ऐसा करने के लिए ये सोचने पर मजबूर कर रहा है, जो कि क्या पिछले 1.5 साल 2 साल से अगर हम यही सोचते रहे कि कमी कहां पर रहेगी तो हालात सुधरेंगे कैसे, अभी तक सरकार ये पता नहीं लगा पाई कि चूक कहां पर हुई है, कमी कहां पर रह गई है। फिर सवाल पूछा जा रहा है ना, आपकी तैयारी क्या थी इसको लेकर? वही चीज, अगर मौतें आगे हो रही हैं उनको कैसे रोका जाएगा, इसके लिए क्या रोड मैप है?
शंकर जी, अगर मैं किसी एक स्टेट के लिए बोलूंगा जो कि हाँ, इन स्टेट ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सही नहीं किया, इनके पास प्रशासनिक अनुभव की कमी थी, या इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डेवलप इन्होंने किया था या उसको और थोड़ा सा डेवलप करने की जरूरत थी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। शंकर जी, मैं इस डिबेट को एक सार्थक डिबेट के रूप में देखना चाहता हूं। अगर न्यायालय ने अव्यवस्था के ऊपर में या कोई ऐसे बिंदु हमारे पास रखे हैं उसके ऊपर में, तो सार्थक डिबेट करना पड़ेगा। मैं महाराष्ट्र नहीं जाना चाहता, मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता, मैं यूपी नहीं जाना चाहता, बल्कि हम उस निचोड़ पर पहुंचना चाहते हैं। पड़ेगी रमाकांत जी, फिर आप देखिए, अगर केंद्र से आप भाग नहीं सकते। शंकर जी, अगर मैं केंद्र में बैठा हुआ हूं, निश्चित नहीं भागते, तो स्वीकार करिए। शंकर जी, मैं भागने के लिए यहां नहीं बैठा हूं। मुझे नहीं लगता है कि कोई गुरेज रमाकांत जी मैं क्या कह रहा हूं, देखिए, मैं कह रहा हूं, अगर मैं बैठा हूं तो अगर मैं केंद्र में बैठा हूं तो निश्चित तौर पर जो हमारी जो व्यवस्थाएं थी और उसको बेहतर करने की जरूरत थी। मैं इसमें कोई हटने के लिए गुरेज करने की बात ही नहीं है। देखिए, अदालत ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा, अवमानना का मामला लगाया जाएगा। हम उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने कहा किसी ऑफिसर को अगर मान लीजिए आप दंडित करते हैं, इससे ऑक्सीजन की समस्या हल नहीं हो जाएगी। उन्होंने स्पेशल बोला है, विशेष रूप से बोला है, जो कि किसी ऑफिसर को आप दंडित कर दें और अगर मान लीजिए उसको प्रशासनिक अव्यवस्था में वो अगर दोषी पाया जाता है तो उससे हमारी ऑक्सीजन की कमी दूर नहीं हो जाएगी, उससे हमें दवा की कमी दूर नहीं हो जाएगी। तो इस चीज को बेहतर करने के लिए अदालत क्या, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, फिर मैं जा रहा हूं अजय जी के पास। की बात है, मुझे एक चीज बताइए, दिल्ली वाले ही सवाल पर मैं आ रहा था। मुझे बताइए कि अदालतों ने जिन जिन बातों को लेकर केंद्र सरकार को आगाह किया है, चाहे फटकार लगाई राज्य सरकारों को लगाई है, उस पर कितना इंप्लीमेंट हुआ है, उस पर आप लोगों ने कितना वर्क किया है, उस पर कितना ध्यान दिया है? अगर अव्यवस्थाएं हैं तो उसको व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी किसकी है? फिर ये तो किसी राज्य सरकारों पर नहीं डाल सकते ना रमाकांत जी। निश्चित तौर पर शंकर जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अब मैं कह रहा हूं, देखिए, जो हमारा दिल्ली का एस्टिमेटेड है, जो पहले इसे यही 378 था पहले, फिर उसके बाद 480 हो गया, फिर 590 हो गया, 700 हो गया, अब 976 हो गया। देखिए, कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा जो कि उस चीज को आखिर जो आप एस्टिमेशन दे रहे हैं। देखिए, हर एक राज्य सरकार को अपनी अपनी अलॉटमेंट है ऑक्सीजन की, उस राज्य सरकार से काट करके दूसरे राज्य सरकार को देंगे। देखिए, केंद्र के पास अगर मान लीजिए असीमित अगर आप राइट दे रहे हैं आप, तो उनके पास असीमित जो संसाधन है वो भी जो है सो हर एक राज्य का किसी न किसी से काट करके और किसी राज्य को भरपूरी करना वो सही नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं, अगर दिल्ली का अगर एस्टिमेशन अगर बेहतर हो। अच्छा, तो कोर्ट ने तो कहा है दिल्ली को आप 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करिए, ये करनी होगी आपको, कोर्ट ने कहा है, और आपके पास ये आदेश मानने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। तो फिर क्यों नहीं की जा रही? राज्य सरकारें तो बार बार रमाकांत जी इस बात को कह रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद होनी चाहिए वो मदद हमें नहीं मिल पा रही है। बार बार ये मामला कोर्ट में भी पहुंचता है। अब मैं फिर उसी पे आ रहा हूं। मैं उसे बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। निश्चित तौर पर 700 मैट्रिक टन न्यायालय ने कहा है, तो मिलेगा दिल्ली को? अभी जो दिल्ली की रिक्वायरमेंट है, फिर ये 976 टन हो गई। अब देखिए, निश्चित 700 मिलेगा, 700 मिलेगा नहीं मिलेगा। अब देखिए, यही 700 अगर मान लीजिए न्यायालय ने कहा है, बल्कि उनकी जरूरत अगर उससे ज्यादा भी है तो निश्चित मिलेगा। लेकिन मेरा ये शंकर जी, अब देखिए, वही चीज मैं उसी बात पे आ रहा हूं। मुझे थोड़ा सा 10 सेकंड दीजिए, मैं अभी आपको बहुत अच्छा प्रश्न किया। लेकिन जो दिल्ली का जो एस्टिमेशन है, अभी देखिए, आपने अभी देखा होगा ये 976 का। अरे छोड़ दीजिए ना रमाकांत जी, 900 700 मिलेगा नहीं मिलेगा दिल्ली को? 700 मेट्रिक टन मिलेगा जो अदालत ने कहा है। अदालत ने जो कहा है उस बात के कोई मायने हैं आपके लिए, सरकार के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अजय जी, मैं आपके पास आता हूं। 9 महीने होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अजय उपाध्याय जी, जिस तरह से ये मामला कोर्ट में पहुंच रहा है, अदालतों को ये बातें कहनी पड़ रही है कि अब आपको संज्ञान लेना पड़ेगा इस पूरे मामले पर जो देश में इस वक्त महामारी फैल रही है। मेरा सीधा सवाल है, ये एक अच्छी बात है, रमाकांत जी ने इस बात को आज माना है कि जो हम लगातार जिस तरीके की तैयारियां कर रहे थे उसमें वो उस हद तक कामयाब नहीं हो पाए। आप सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों की बात मैं कहता हूं कि अजय उपाध्याय जी आज न ली जाए। आपकी सरकारें भी हैं कई राज्यों में, वहां पर भी स्थितियां इतनी अच्छी नहीं है अजय जी।
इस बात को मानना होगा सबको। रमाकांत जी इस बात को कह रहे थे कि राज्य सरकारों को जो निर्देश दिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, उनको अगर आप लोग फॉलो करते तो शायद ये सिचुएशन राज्यों की आज नहीं होती। एकदम आप तो ठीक सीधे सीधे केंद्र पर हर चीज डाल देना अजय जी, ये भी ठीक नहीं है। नहीं शंकर जी यदि ये बात है, पहली बात तो रमाकांत जी ने जिम्मेवारी जरूर स्वीकार ली, आपके चैनल पे की गलती हुई है सरकार से, हाँ। गलती हुई है भाजपा के लोगों से, गलती हुई है इनके सरकारी व्यवस्था से, जिसके कारण लोगों की जाने जा रही हैं और इतना संक्रमण फैला है। लेकिन क्या एक भी कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, सरकार में बैठा हुआ कोई मंत्री, इनके कोई संतरी, कोई बड़ा नेता अभी तक स्वीकारा है? अभी भी वो थूथोलॉजी एक शब्द हमारे यहाँ होता है, उसी पर टिका हुआ है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और जनता गलत कर रही है। अभी तक का, आज तक का स्टेटमेंट, पूरे चैनल का, पूरे देश का स्टेटमेंट आप निकाल कर देखिए। दूसरी बात, राज्यों की बात आ रही है कि राज्य अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। मैं भाजपा और कांग्रेस के राज्य की बात नहीं करता। पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, क्या कौन ऐसा राज्य है जो केंद्र सरकार के बद इंतजामी के विरुद्ध अपनी आवाज न उठाई हो? एक आध भाजपा के शासित राज्य की मजबूरियां हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के सामने उनकी आवाज बेचारों की नहीं खुल सकती, नहीं तो उनका पद चला जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बद इंतजामी है, हरियाणा में जो बद इंतजामी है, इसके लिए क्या ये राज्य सरकार जिम्मेवार है या केंद्र सरकार जिम्मेवार है? दिल्ली में जो ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही है, इसके लिए जो कोर्ट को आना पड़ा आगे और कोर्ट को आकर के फटकार लगानी पड़ी केंद्र सरकार को। शर्म नहीं आती इस देश के प्रधानमंत्री और देश के मंत्रियों को कि आज लोगों की जान जा रही है और लोगों के सांसों का सौदा करने में सरकार लगी हुई है। जिस तरह पहले वैक्सीन का सौदा करके विश्व में भेजकर अपना झूठा पीठ थपथपाई, जिस तरह से ऑक्सीजन का 9000 मैट्रिक टन सेल किया, बेचा है, सौदा किया विदेशों में, आज हमारे लोगों को ऑक्सीजन की कमी है। दूसरी बात, तीसरी बात, 26 तारीख को विदेशों से 25 बड़े बड़े कंटेनर और कई देशों ने हमें सहायता भेजा, विभिन्न तरह से ऑक्सीजन भी उसमें था और मेडिकल किट्स और बाकी चीजें भी थी। सरकार को 8 दिन लग गए एसओपी बनाने में और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा करने में। क्या इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है इस आपदा की घड़ी में, जब एक एक सेकेंड में हजारों लोगों की सांस गिर जा रही है, रुक जा रही है, उस कंडीशन में ऑक्सीजन आकर 8 दिन पड़ा रहा। ये हत्या का मामला केंद्र सरकार पर पड़ना चाहिए कि नहीं? जो आदमी ऑक्सीजन देश में पड़ा हो और डिस्ट्रीब्यूशन के कारण लोगों की जान चली गई, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? देश का स्वास्थ्य मंत्री, देश का प्रधानमंत्री और देश का सिस्टम जिम्मेवार है, जिस सिस्टम के लिए आजकल रोज चर्चा चल रही है। मैं पुनः कहता हूं कि राजनीति छोड़िए, पूरी कोविड का जो एसओपी तय किया जा रहा है, जो नीति बनाई जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा बना दी जाती है। और जब राज्यों को मदद की बात आती है, मैं सभी राज्यों की बात करता हूं, भाजपा और कांग्रेस के राज्यों की, न तो उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, न उनके लिए कोई दिशा निर्देश ईमानदारी से दी जाती है, एक्सपर्ट का कोई राय नहीं लिया जाता। ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास राय दिया था अजय जी, लौट रहा हूं आपके पास, बाकी मेहमान भी है उनके पास जाता हूं। संसदीय समिति ठीक है सर, नवंबर में 2020 ठीक, आगे बात रखिएगा अजय जी, आगे रखिएगा बात को, और समय मिलेगा आपको। संदीप दुबे जी को मैं जोड़ना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। संदीप जी, जो हम देख रहे हैं कि लड़ाई अदालत तक पहुंच गई है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आपस में वो अपनी टिप्पणियां रखती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने जवाब वहां पर देती हैं। मेरा सवाल ये है कि तारीख पर तारीख, एक मूवी का भी डायलॉग आपने देखा होगा, क्या ये वही सिचुएशन आ गई है? हर बार तारीख आती है, फिर कोर्ट को ये कहना पड़ता है कि भाई आप परिस्थितियों को संभालिए, फिर तारीख आती है अगली, फिर कोर्ट को कहना पड़ता है परिस्थितियों को संभालिए, आपको ऑक्सीजन को लेकर, दवाओं को लेकर व्यवस्थाएं करनी होंगी, लेकिन समस्या का समाधान कहां हो पा रहा है संदीप दुबे जी? तो ऐसे में क्या आप मानते हैं कि अदालत को अब बिल्कुल सख्त होना पड़ेगा, बहुत ठोस एक एक्शन मुझे लगता है कि टिप्पणी करनी होगी, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार पर हो, कि जिम्मेदारी अब आपको लेनी पड़ेगी अगर इस महामारी को रोकना है, इस मौत के आंकड़े को रोकना है, नहीं तो कहां जाके रुकेगा कोई नहीं जानता। दर्द जो महसूस होता है वो जीवित होने का प्रमाण है, और लेकिन औरों के दर्द को महसूस करना इंसान होने का प्रमाण है। कोर्ट ने सभी विषयों को संज्ञान में लिया है, वो चाहे राज्य सरकारें काम कर रही हो या केंद्र सरकारें काम कर रही हो। ऑक्सीजन से अभी काफी ऑक्सीजन के संकट के विषय में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस विषय में अपनी टिप्पणी करी। उस टिप्पणी के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार आई, उसके अधिकारी है। देखिए, आज विषय ये है कि लोगों को बेहतर तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराया जाए, लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो। ये आपदा भीषण है, ये सबको समझ में आ रही है। संदीप जी दुख इस बात को लेकर हो रहा है। आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि कोर्ट ने कई बातें कही हैं, जो कमियां हैं उसको किस तरह से दूर करना है, चाहे वो राज्य सरकारों को फटकार लगाए, चाहे वो केंद्र सरकार को फटकार लगाए हों। कितना इसका असर आप देख रहे हैं? क्या हुआ है वाकई? क्या बदले हैं क्या हालात? नहीं शंकर जी, मैं इतना कह सकता हूं कि मुंबई में बीएमसी है, वो वैज्ञानिक तरीके से बहुत अच्छा काम कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि आपको बीएमसी से सीखने की जरूरत है। वो जिस तरह से बेहतर ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, आप भी उस तरह डिस्ट्रीब्यूशन का आधार तय करें। तो हम लोग को क्या करना है चाहिए, जो भी राजनीतिक पार्टियां वो बिना भेदभाव के जो बेहतर हो रहा है समाज के लिए, वहां से सीखने की भी आवश्यकता है और तत्काल उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि लोगों की जो स्थिति है वो सुविधा उनको चाहिए, उनको वो चाहे न्यायपालिका हो उनसे भी तत्काल चाहिए, सरकार से तत्काल चाहिए। तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि मिलके इस समय इंसान होने के नाते इंसानियत के मार्ग पे चलें और बेहतर ढंग से सरकारें अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएं, ताकि बार बार कोर्ट को इस तरह की टिक्का टिप्पणी न करना पड़े। क्योंकि कोर्ट ने आज एक और स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी निगरानी करना राज्य सरकारों का काम है। कोर्ट निगरानी जरूर कर रही है, लेकिन कोर्ट का काम नहीं निगरानी करना है। तो इसलिए राज्य सरकारों को चाहिए, केंद्र को चाहिए कि वो पूरी डाटा मुहैया कराए, कितना कहाँ ऑक्सीजन गया, कितना इस्तेमाल हुआ, और प्रॉपर तरीके से स्वयं वो निगरानी करे, ताकि किसी अस्पताल को किसी तरह की दिक्कत ना हो। देखिए, सबके सीमित साधन है। न्यायपालिका में आज जब बात हो रही थी तो खुद जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने इस बात को रखा कि हम लोग भी चाह के लोगों की मदद नहीं कर पा रहे। इसका मतलब यह है कि सरकार में, न्यायपालिका में, या जहां भी जो अधिकारी हैं, जिस जगह भी बैठे हैं, सबको बेहतर सामंजस्य से काम करने की आवश्यकता है। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबकी जिम्मेदारी है। कोई अपनी जिम्मेदारी से पीछा नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि इस समय सबका नैतिक धर्म है, सबका राष्ट्र धर्म एक ही है कि इंसानियत की सेवा की जाए। ठीक कह रहे हैं आप। विपिन शर्मा जी को मैं जोड़ना चाहता हूं इस डिबेट में। विपिन शर्मा जी, सुनवाई अदालतों में रोजाना ही हो रही है, लेकिन सख्त कार्रवाई कब होगी, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। क्या इसी तरह से आम जनता पिसती रहेगी, लोगों की सांसों की डोर टूटती रहेगी? कब तक हम अपनों को खोते रहेंगे? विपिन शर्मा जी। शंकर जी, सर्वप्रथम मैं बोलना चाहूंगा कि आज अपेक्षा करी जा रही है और कि अच्छी लोग नजीर पेश करें, जो भी राजनीतिक दल से बैठे हों यहाँ पर, तो कम से कम आज तू मैं देखने को ना मिले, क्योंकि यहाँ पर आज हमने समाधान निकालने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। मैं ये बोलना चाहूंगा दो बातें, क्योंकि रमाकांत जी ने जब बात बोली कि जब ये स्थिति भयावह हो गई है, स्थिति बेकाबू हो रही है और आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे, एक्टिव केसेस की बात करें, तो किसने फैसला लेना है? आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? पिछले वर्ष जब पहली कोरोना की लहर आई, उसने अपना प्रकोप दिखाया, कहर ढाया। वो इतनी भयावह स्थिति थी नहीं जो अब है, कितने गुना ज्यादा, मेनी टाइम्स ज्यादा। तो वहां पर हमने सही समय पे लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर डब्ल्यूएचओ ने तारीफ करी, और वही कारण था कि जिससे हम इतनी जानमान जो होनी थी, उसकी भारी संख्या जो होनी थी, उसको हम बचा पाए, अपने देश को उभार पाए। और आपने उसके बाद देखा कि दोबारा अर्थव्यवस्था पटरी पे आने लगी। जीएसटी कलेक्शंस की बात करें आप, किस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं? लाशों के ढेर लगे हुए हैं। मैं अभी शमशान घाट से वापस आया हूं, आप खुद समझ सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे लोग सब बीमार पड़े हैं। और आप समझ सकते हैं पूरे मुल्क, पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा कोई इस संक्रमण से ग्रस्त है, आप इसको डबल वेरिएंट बोले, ट्रिपल वेरिएंट बोले, जो भी बोले, कहने को बहुत कुछ है। आप अगर स्वास्थ्य चिकित्सकों की बात करें, वो कहेंगे द वर्स्ट इज येट टू कम। अभी हमें क्या इंतजार है? कोई इन्विटेशन न्योता देना है या हमने कोई उसमें कुछ राजनीति करनी है? यहां पर तो स्ट्रिक्ट मिलिट्री लॉकडाउन की घोषणा कर देनी चाहिए। अर्थव्यवस्था जो है वो देखिए, निश्चित बात है कि हमने उनके लिए भी संवेदना दिखानी है कि एक आम आदमी गरीबी रेखा के जो नीचे है वो कहां जाएगा? उसको तो दोहरी मार पड़ रही है, कोरोना की भी और आर्थिक तंगी से भी वो जूझ रहा है। तो लेकिन यहाँ पर सबको, पूरे देशवासियों के कंधों पर दायित्व है। हम बोले शासन प्रशासन सरकार ही करेगी, यहाँ पर सबको दिखानी पड़ेगी संवेदना। और देखिए, लोग कर भी रहे हैं। हमने
अगर पिछले साल कोरोना को मुंह तोड़ जवाब दिया, वो अलग बात है कि सफर लंबा था, लेकिन एक मिनट मैं बात बोलना चाहता हूं, क्योंकि अब देखिए, हमारे चाहे आप दिल्ली हाईकोर्ट की बात करें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, उन्होंने मामले का संज्ञान ले लिया। और खास तौर पे देखिए, सराहना करनी पड़ेगी, सलाम करना पड़ेगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि जिसने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेते हुए इतनी अच्छी बात करी। और अभी भी पहले लेकिन सवाल विपिन शर्मा जी यहाँ ये है कि अदालतों के आदेश का पालन कितना हो रहा है? अदालतों ने जो बातें कही है, जिन कमियों को कहा है कि ये दुरुस्त करें आप, मैं तो हालात खराब हो जाएंगे। आपको उत्तर देना चाहता हूं, मैं उसी का उत्तर देना चाहता हूं। उसके तीन कारण है। एक, राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। आज कोर्ट की तरफ से ये एक समझाया जा रहा है कि आपको केंद्र को और दिल्ली सरकार को आपस में एक ताल में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा और आप मिलकर काम करें, तभी आप इस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे। दूसरी बात देखिए, हम एक तरफ केंद्र की बात करते हैं कि केंद्र को इस समय केंद्र पे को दोषी ठहराया जा रहा है। उनको बोला जा रहा है, भाई आप प्रधानमंत्री मोदी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि वो मिलिट्री लॉकडाउन की घोषणा क्यों नहीं कर देते अपने सलाहकारों के साथ बैठकर। और साथ में यहां पर दिल्ली सरकार को भी मैं बीच में उनकी बात बोलना चाहूंगा। बार बार देखिए, आपने पहले बोली कि ऑक्सीजन को कि हमारे को इतना चाहिए, उसके बाद आप बार बार रिवाइज करी जा रहे हैं। और यहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस बात को, केंद्र की उनका जो पक्ष था, उन्होंने बोला हमने नोट कर लिया कि आपने बोल दिया कि यहां पर दिल्ली सरकार ने अपनी जो ऑक्सीजन की उनकी जो मांग थी, उनका जो कोटा उनको चाहिए था, उसको रिवाइज कराए। तो यहां पर एक बात मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल दर्शकों को बताना चाहता हूं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहां पर लॉजिस्टिक्स की कमी है, आपस में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। यहां पर अगर हम जो ये बीच में गैप्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि जो हमने ऑक्सीजन, ये रेल एक्सप्रेस शुरू करी, कॉरिडोर्स बने हैं यहां पर। अब 40 विश्व के मुल्क हिंदुस्तान के साथ इस समय जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, और वो इसलिए भी लगे हुए हैं क्योंकि आड़े वक्त में जब उनके सर पे आपदा आई थी, हिंदुस्तान एक आवाज पे उनके साथ खड़ा हुआ था। तो यहां पर अगर देश को आपने उभारना है, कम से कम अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज हमें इस चर्चा को बड़ा सार्थक बनाना है, समाधान निकालना है। हमें यह समझना चाहिए कि अभी इस समय अगर देश को उभारना है, ऑक्सीजन की कमी नहीं, आपस के मतभेद बुलाकर हमें यह देखना है कि जो जहां पर कमी है कि अगर कोई वहां पर। और देखिए, एक बड़ी जरूरी बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि जब दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक निर्देश दिया कि आपको ऑक्सीजन मिलता है, आप सिर्फ वो अस्पतालों में पहुंचाएंगे, तो ऐसी स्थिति में कौन इसका जिम्मेदारी लेगा कि जो घर में होम क्वारंटाइन बैठे हैं और जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, वो कहां जाएंगे? उनको ऑक्सीजन कैसे मुहैया कराई जाएगी? इसका समाधान, क्योंकि देखिए, श्रेय लेने की बारी आती है तो सबसे पहले लोग खड़े हो जाते हैं, राजनेता, लेकिन जब पल्ला झाड़ने की बारी आती है, दोषी ठहराया जाता है, वो बिल्कुल सरे से नकार देते हैं बातें। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी लेनी होगी और हालात कैसे दुरुस्त होंगे इसके बारे में हमें सोचना होगा, चिंतन करना होगा, एक रोड मैप बनाना होगा कि कहां पर कमी रह गई है और अब जो परिस्थिति है, आगे जो जाने जा रही है, आगे उसको रोका जाए, हालात ज्यादा खराब ना हो। इसीलिए अब जरूरत है ठोस कदम उठाने की, क्योंकि अदालतों में तो रोज सुनवाई हो रही है, लेकिन सख्त कार्रवाई कब होगी, यह सवाल हर कोई पूछ रहा है। हालात कब सुधरेंगे, इसका इंतजार पूरे देश को है। एक छोटा सा ब्रेक, आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए। रमाकांत जी, मैं आपके पास आता हूं। रमाकांत जी, अदालतें हर सरकार को फटकार लगा रही हैं, आदेश दे रही हैं, सवाल पूछ रही हैं कि देश की जनता मर रही है, कोरोना ने त्राहिमाम मचा रखा है, आप लोग क्यों आंखें बंद कर बैठे हुए हैं? ऐसे वक्त में सरकारों की तैयारियां क्या हैं? और अगर एक साल में कोरोना से लड़ने की तैयारी नहीं हो पाई तो कर क्या रहे थे? इसका जवाब है क्या किसी के पास? शंकर जी, बहुत अच्छा प्रश्न। बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। शंकर जी, एक चीज मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा। विपिन जी ने बहुत अच्छी बातें की है और मैं उस प्रश्न का थोड़ा सा जवाब मैं देना चाहूंगा, फिर आपकी बातों का भी जवाब देता हूं मैं। ये विपिन शर्मा जी ने कहा है जो कि लॉकडाउन जो है सो क्यों न लगा दिया जाता है और जिससे ये संक्रमण का चेन टूटे, और ये सरकार को करना चाहिए। निश्चित तौर पर ये इस तरह का जो सुझाव है, यहाँ पर एक एक सुझाव अभी इतना कीमती है जो कह नहीं सकता, क्योंकि एक एक जिंदगी हम लोगों के लिए बहुत ही कीमती है और उसको बचाने के लिए हर एक तरह के प्रयास होने चाहिए, राज्य सरकार की तरफ से भी, केंद्र सरकार की तरफ से भी और न्यायालय ने भी। अभी न्यायालय ने एक टिप्पणी की थी जो अभी हमारे जो मित्र वकील जो संदीप जी ने कहा था, जो कि बीएमसी से हमको सीखना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, जहां पर उन्होंने सही किया है, जिस स्टेट ने और जिस नगर निगम ने अच्छा किया है, जैसे ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन है, इतना अच्छा किया है बेहतर तरीके से, तो न्यायालय ने भी उस चीज को कहा है जो कि आपको उसको उदाहरण के तौर पर लेना चाहिए।
चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। निश्चित तौर पर जहां पर बात है दिल्ली की बात है, तो मैं यहां पर उनके विपिन जी के इस बात से ये हूं जो कि जिस तरह का एस्टिमेशन होता है, जैसे 378, फिर 480, फिर 590, फिर 700, फिर 976, कहने का मतलब एक तो एस्टिमेशन का गड़बड़ है। हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन जिस राज्य को जितना एलोकेट है उस राज्य के में से कटौती करके किसी एक राज्य को नहीं दिया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है जो इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी से हो रहा है, तो क्या हमारे पास बेड उपलब्ध हैं? जो प्रशासनिक अनुभव है और जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो दिल्ली में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी है, और इस चीज को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए कभी नहीं रमाकांत, देखिए फिर ये मौतें क्यों हो रही है? बात पूरा करने दीजिए, फिर उसके बाद ये तो इन राज्यों में तो आपकी सरकारें भी है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बाकी राज्यों में भी है। ये सिर्फ दिल्ली का हाल नहीं है ना, पूरे देश की समस्या ये। देखिए, और शुरुआत में मैंने आपको आंकड़े भी गिनाए थे। निश्चित तौर पर मैं देखिए मैंने कहा, देखिए दिल्ली के आंकड़े, जयपुर गोल्डन अस्पताल में 21 मौतें हैं रमाकांत जी, उत्तराखंड में 5 मौतें हुई हैं, उत्तर प्रदेश के तो मेरे पास एक लंबी फेहरिस्त है। हर दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर लोगों को बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन से लोग मरे जा रहे हैं। यहां तो आपकी सरकार है, यहां तो आप सुधार लेते। मध्य प्रदेश में लोग मर रहे हैं, मध्य प्रदेश के शहडोल में 12 मौतें हुई हैं, भोपाल में 5 हुई हैं, ग्वालियर में 2 हुई हैं। ऐसे तमाम उदाहरण है रमाकांत जी, कोई नहीं भाग सकता अपनी जिम्मेदारी से। मेरा कहने का मतलब यह है किसी स्टेट पर कोई चीज डाल देना। मात्र 30 सेकंड दीजिए, मैं अभी आपको 30 सेकंड दीजिए, मैं जवाब देता हूं। निश्चित तौर पर देखिए, जो लॉकडाउन की बात है, विपिन जी ने बात किया था जो लॉकडाउन करने की। देखिए पिछले बार जब लॉकडाउन हम लोगों ने लगाया था, लॉकडाउन छोड़ दीजिए, मैंने जो सवाल आपसे पूछा जिस तरह से पेश कर, जी क्या जी मैंने जो सवाल आपसे पूछा है कि जो आपने कहा कि दिल्ली में हालात खराब है, लेकिन मैंने आपको पूरी अभी एक फेहरिस्त लिस्ट बताई जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां पर भी हालात ठीक नहीं है। मैंने आपको उत्तराखंड का आंकड़ा बताया, मध्य प्रदेश का आंकड़ा बताया, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बताया। हर दिन मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स की उपलब्धता नहीं है। जिस तरह से हमारा मेडिकल सिस्टम इंप्रूव होना चाहिए था पिछले 1-1.5 साल 2 साल में, वो नहीं हो पाया। तो क्या ये भी बाकी राज्यों की सरकारों की जिम्मेदारी है, या फिर उन राज्य सरकारों को जिम्मेदारी लेनी होगी? आज ये मानना होगा कि हाँ हमसे गलती हुई है। नहीं, देखिए शंकर जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर, निश्चित तौर पर जिम्मेदारी तो सबको लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, हमारे पास सीमित संसाधन है, इसको कोई सब मान सकते हैं। देखिए ये विकसित हम देश नहीं है, विकासशील देश है, जहां पर विकसित देशों के भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर हिल गए थे इस कोरोना संक्रमण के आधार पर। आपको न्यायालय की व्यवस्थाएं, न्यायालय ने भी कहा है जो कि हमारे पास सारे सीमित संसाधन हैं, और इस सीमित संसाधन में ही हमें बेहतर। लेकिन देश की जनता जिस सरकार को चुनती है, सवाल उससे पूछा जाएगा, उम्मीदें उस सरकारों से होंगी। तो उम्मीदें हो कहां रही हैं पूरी? देश की जनता तो ये पूछ रही है, जब चुनाव होते हैं तब आपको देश की जनता की याद आती है, और ऐसे महामारी में आपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, लोग मर रहे हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। रमाकांत जी, मैं आपको खुद अपना बता देता हूं एक्सपीरियंस। मेरे कितने पत्रकार भाई, मेरे अपने कितने लोग जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं, और कई लोगों की मौत तक होगी। रमाकांत जी, मुझे बहुत दुख के साथ ये चीज कहनी पड़ रही है, बहुत दुख के साथ ये बात आज कहनी पड़ रही है कि ऐसी परिस्थिति क्यों आई। अगर आई तो हमने पहले जो कोरोना लगातार फैल रहा था पिछले साल, उससे क्या सबक लिया, हमने अपने सिस्टम को कितना मजबूत किया। देखिए ये शंकर जी, निश्चित तौर पर ये कोई स्टेट मैटर नहीं, ये सेंटर मैटर नहीं, ये मिलकर लड़ने की बात है, और इस मिलकर के लड़ने पर ही हम इसके ऊपर में फतह हासिल कर सकते हैं। अन्यथा ये कहेंगे जो ये केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केवल राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, इससे हम ना अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं, न हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में कमी बढ़ेगी, इसमें खाई बढ़ेगी, हम खाई को पाट नहीं सकते। इसकी वजह से क्या हो रही है, हमारे पास मान लीजिए। ठीक है रमाकांत जी, ठीक है। अजय जी के पास में आ रहा हूं। आपने जी शंकर जी, अजय जी के पास में आता हूं, बहुत सारे सवाल हैं। अजय जी मुझे बताइए कि ठीक है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमने देखा कि अदालतों के चक्कर काट रही है, लेकिन जितनी गंभीरता उसके बाद सरकारों को दिखानी चाहिए उतनी गंभीरता नहीं दिख रही है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, जब हमें वेंटिलेटर की जरूरत है, जब हमें बाकी दवाइयों की जरूरत है, जीवन रक्षक दवाइयों की, वो हम किससे मांगें, कहां जाएं, कौन सी सरकार के पास जाएं?
हद मैंने शर्मनाक है जब देश में सरकार लोग क्यों चुनता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही थी, सरकार इसलिए चुनता है कि जब बुरे वक्त आए तो उसको मदद हो। इसके लिए नहीं ना कि सिर्फ वोट ले लेना और सिर्फ चुनाव में जीत जाना और सिर्फ चुनाव जीतना ही सब कुछ है, जो एक पार्टी लगातार देश में करती रही। अभी 3500 करोड़ रुपए 115 सीट लेने के लिए एमएलए का लगी रही और उसी के कारण कोरोना पूरे देश में फैला। ना तो प्रधानमंत्री जी, ना मंत्री, ना संतरी, ना इनके गृह मंत्री जी कहीं भी कुछ नहीं किया, पूरे जाकर के कोरोना फैलाते रहे सभी देशों में, सभी राज्यों में। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, सबने कहा है। हाई कोर्ट तक ने कहा है कि चुनाव आयोग पर क्यों नहीं हत्या का केस दर्ज होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ये सरकार गई, वहां भी लतार लगी सरकार को। अभी भी जिम्मेवारी लेने के बदले गोल गोल घूमने से अब नहीं चलेगा काम। अब देश के लोग की जान जा रही है, जब जहां जान की बात आ जाती है उससे बड़ा कुछ नहीं रहता। लोगों के जान माल की सुरक्षा का काम सरकार का था और सरकार ने लोगों को ये दूसरी लहर लाने के लिए कृत्रिम लाया गया है। ये मोदी मेड डिजास्टर है। इससे पहले की जो परिस्थितियां थी, जैसे विपिन जी ने भी कही, 500 जब मामला था, बिना सोचे समझे जिस तरह से लगाया गया अचानक लॉकडाउन, उसके कारण उस समय भी हजारों लोगों की जिंदगी सिर्फ मोदी जी के गलत निर्णय के कारण हुआ था और उसी का हम लोगों ने विरोध किया था कि आपने जो है लॉकडाउन लगाने से पहले न तो कोई प्लानिंग की और लॉकडाउन लगाया, और जब ईश्वर ने हमको मौका दिया 1 साल कि आप तैयारी कर ले, तो आपने जो है किसी की बात नहीं मानी, किसी का लॉकडाउन तो आपकी जहां जिन राज्यों में सरकार है वहां पर भी नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन जैसी आपने बहुत सारी पाबंदियां लगाई हुई हैं, लेकिन वहां फिर वहां तो हालात नहीं सुधर रहे हैं। नहीं, कैसे सुधरेगा शंकर जी, जब पूरे देश में एक तरफ का व्यक्ति दूसरे तरफ जाए, दूसरे से तीसरे तरफ जाए। जिस तरह से 6 महीने में जो पूरा यह भयंकर माहौल बना और मोबिलिटी बनी और चुनाव के 5 राज्य के चुनाव के कारण जो है सारा तहस नहस हो गया है। आज भी मौका है केंद्र सरकार को कि लॉकडाउन लगाए। देखिए, आज रोजी रोजगार का संकट तो है, हमारे जैसे, आपके जैसे, दुबे जी जैसे, या मैं तो कहूंगा कि रमाकांत जी जैसे भी, यदि हम सब मध्यम वर्गीय परिवार के हैं तो निश्चित तौर पे सबकी समस्याएं हैं और छोटे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोगों की समस्या है। सरकार का दायित्व तो बनता है कि ये जो झूठ का जो अपना महल बनाने में दिल्ली में लगी हुई है उसको अभी छोड़ दे और उस पैसे को इन गरीब लोगों के बीच में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के माध्यम से दे कम से कम, और उनको शांति रखे। देखिए, नौकरी किसी को आज नहीं मिल रही है। आप जैसे कुछ अच्छे पत्रकार मजबूरी में ही नौकरी कर रहे हैं, आप भी नहीं चाहते होंगे स्टूडियो, हम लोग भी स्टूडियो नहीं आना चाहते, अपने नौकरी पर नहीं जाना चाहते, परिस्थिति ऐसी नहीं है। तो लॉकडाउन जैसा सिचुएशन तो है ही। बस ये है कि सरकार इसी समय सरकार की जरूरत होती है मदद करने के लिए। वो 20 लाख करोड़ जैसा न दे, जो 20 रुपए भी किसी को नहीं मिला और 20 लाख करोड़ रुपए वो माननीय निर्मला सीतारमण जी बांटती रही 1 सप्ताह तक धारा प्रवाह। मैं कहता हूं 6,000, 5,000, 10,000 जो देना है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर में कर दिया जाए और लॉकडाउन 15-20 दिन के लिए यदि पूरे देश में नहीं लगेगा तो ये चैन आसानी से टूटेगा नहीं। ये जो झूठे डाटे प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि 3,82,000 से 3,63,000 हो गया और 4 लाख से कम आ गया, ये सब झूठे डाटे हैं। टेस्टिंग नहीं हो रही है। एनसीआर में जाइए, उत्तर प्रदेश में नोएडा में आप बैठे हुए हैं, आप भी टेस्टिंग कराना चाहिएगा तो आसानी से आपकी टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं आएगी। कई दिन लग जाएंगे आपको, फिर भी नहीं आएगी। लाइन लगी हुई है, लोग नहीं, मजबूरी में अब लोग जाना छोड़ दिए टेस्टिंग करने, इसलिए रिपोर्ट कम हो रही है। संक्रमण का दौर उसी तरह है, ईश्वर न करे, लेकिन ये जो क्या पता क्यों प्रधानमंत्री जी इतना हम लिए हुए हैं। संदीप दुबे जी, क्या आपको लगता है कि ये सियासत हो गई है राज्य और केंद्र वर्सेस और इसमें आम जनता पिस रही है? अदालतें कई बार कह चुकी हैं, लेकिन आपको लगता है कि उसका असर दिख रहा है कहीं पर? जिन कमियों का जिक्र अदालत ने बार बार कहा है, फटकार लगाई है राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को, उसके बाद लगा कि आपको हालात ठीक हुए हैं या हो सकते हैं? अगर यही रवैया रहा, यही सिस्टम रहा, यही इसी रफ्तार से हम चलते रहे तो? दुबे जी बोलिए। मुझसे पूछ रहे हैं? जी संदीप जी, आप ही से सवाल है। शंकर जी, देखिए, इस समय परिस्थिति पे तो मैं बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सबको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आज जिम्मेदारी उठाने का दिन है और विपरीत परिस्थिति में ही नेतृत्व की परीक्षा होती है। आज सब लोगों को आशा है पुलिस प्रशासन से, आशा है अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, आशा है अपने मुख्यमंत्री से, आशा है अपने प्रधानमंत्री से, और सबको आशा पे खरा उतरना पड़ेगा। शंकर जी, तो मैं सबसे
बुरी स्थिति है। हम सब लोग को भी खुद अपने अंदर झांक के देखने की आवश्यकता है। अभी स्थिति ये हो रही है कि आपको कोई भी मेडिसिन चाहिए, आप किसी को कॉल करिए, मेडिसिन अगर 3 लोगों ने 3 जगह बात करी, उसकी दाम 20 गुना बढ़ जाती है, 10 गुना बढ़ जाती है। आम आदमी के पहुंच से सब कुछ दूर दिखता है, बाजार इतना भयावह हो गया। बहुत अच्छा सवाल आपका ऐसी संदीप। स्थिति से निपटना सरकार की पहली जिम्मेदारी है, और ये इसलिए भी है कि हम लोगों ने ही ऐसी दिल्ली बनाई है। आज हम 3 मित्र हैं, एक मित्र को कोई जरूरत होता है कि भाई मुझे ना एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, तो दूसरे मित्र से कहता है कि भाई आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, कितना कीमत है? वो बोलेंगे 5,000। ऐसा भाई मैं तुम्हें एक क्लाइंट दे रहा हूँ, तुम 10,000 रुपया उससे लेना। तो ये जो मानसिकता बना के हम दिल्ली और एनसीआर और लोग आपस में मित्रता किए हुए हैं, आपस में रिश्ते बनाए हुए हैं, ये रिश्ता भी आज बहुत जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए। आज जो भयावह स्थिति है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, और ऐसे लोग जो चीजों को होल्ड कर रहे हैं, लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, उधर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। ऑक्सीजन एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके साथ साथ और भी हेल्थ के इश्यूज है। देखिए आज महिलाएं, हमारी बहन बेटियां प्रेग्नेंट हैं, उनको भी सही बिस्तर की जरूरत है। आज आप चले जाइए हॉस्पिटल में, शुगर के मरीज, बीपी, जिनके कैंसर के मरीज, उन मरीजों की भी देखभाल करने की आवश्यकता है। तो आज सरकार और सिस्टम पे मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा दबाव है, लेकिन उस दबाव के बाद भी हमें निखरने की जरूरत है, क्योंकि जनता को आप लोगों से ही उम्मीद है, जनता को किसी और से उम्मीद नहीं है। और वैसे ही न्यायपालिका को भी आपसे उम्मीद है कि ऐसे परिस्थिति में आप बेहतर काम करेंगे। शंकर जी ने एक बात अच्छी कही, और उसको हम लोग को समझने की आवश्यकता है। शंकर जी जब भी प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनका प्रश्न व्यक्तिगत नहीं है, उनका प्रश्न आम जनता का, और राजनीतिक पार्टी के दोनों प्रतिनिधियों को समझना पड़ेगा कि आज वाकई आम जनता बहुत चिंतित है, उसके अंदर एक भय का माहौल है, उसको तत्काल दूर करने की आवश्यकता है, और इसके लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है। कोई भी पहल करे, दूसरे की बुराई मत करे। मैं कहता हूँ कोई राजनीतिक पार्टी पहल करे, जनता उसको सर माथे पे रखेगी। पिछली बार मोदी जी के पहल से आशा जगी, इसीलिए हम लोग बार बार सोचते हैं मोदी जी करेंगे, मोदी जी करेंगे, मोदी जी करेंगे। आज संविधान के मुताबिक स्टेट को पावर है, और स्टेट जब तक फेल्योर नहीं होती तब तक केंद्र इंटरवेन नहीं कर सकती। तो रमाकांत मिश्रा जी, मैं यही कहूंगा कि इस समय वाकई आवश्यकता है कि आप लोग बढ़ चढ़ के आगे आए और लीड लें, कंट्री को आपकी जरूरत है। ठीक है रमाकांत जी, ये हालात हैं देश के। आप देखिए संदीप दुबे जी बता रहे हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर अगर किसी को आप दिलाना चाहे, किसी की मदद करना चाहे, तो पसीने छूट जा रहे हैं, हाथ खड़े कर दे रहा, सिस्टम बिल्कुल फेलियर है। रमाकांत जी, बिल्कुल आप दिला नहीं सकते, अपनों की जान नहीं बचा पा रहे हैं लोग। बिल्कुल इससे बुरे हालात क्या होंगे? नहीं, निश्चित बात है। देखिए हम इस डिबेट में बैठे हुए, एक सार्थक मंथन होना चाहिए, और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं, निश्चित रूप से एक आदर्श के रूप में हमें यहाँ पर देख रहे हैं, और हम एक आदर्श बात को यहाँ पर रखें। निश्चित तौर पर उस चीज को समझने की जरूरत है। आज एक ऑक्सीजन सिलेंडर की बात है, इन्होंने सही कहा, जो कि 5,000 के बदले 10,000, 10,000 के बदले 15,000। इस तरह का जो चेन है, इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म पर बैठ करके कहां पे हमारी कमियां रह गई है, कहां पे हमें और सुधार करने की जरूरत है, उसको बेहतर करने की जरूरत है, ये सबसे बड़ी बात है। और यहां पर किसी तरह का, चाहे कोई भी शासित प्रदेश हो, इस महामारी से मिलकर लड़ने में ही हम इसके ऊपर में विजय प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा कोई अकेला अगर चाहेगा, वो इसके ऊपर में कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। बात नहीं बन रही है। अब ठोस एक्शन, क्या प्लान आपके पास है, ये जनता जानना चाहती है। ये मौतें कैसे रुकेंगी? जो महामारी लगातार फैलती जा रही है, ये अव्यवस्था जो हो गई है, इसको कैसे रोका जाएगा? जनता ये जानना चाहती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि 2020 में जो हालात बने, उससे क्या सरकार ने कोई सबक लिया? 2-3 सवाल मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। सेंट्रल वॉर रूम बनाया गया था, निश्चित तौर पर सबक उसका क्या हुआ? बिल्कुल पहला सवाल मेरा। सेंट्रल 10 सेकंड में इसका जवाब दूंगा। बिल्कुल 10 सेकंड, उसका क्या हुआ? और एक चीज जो बहुत अहम है, वेंटिलेटर का क्या हुआ? मेक इन इंडिया के तहत जो कहा जा रहा था, जुलाई 2020 की बात है, आपको मैं दिला देता हूं याद, आपको हालांकि जानकारी होगी इसकी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहा था कि कोविड अस्पतालों को पीएम केयर फंड के जरिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स मिलेंगे। वेंटिलेटर्स, जी हाँ, सही बात। उसके बाद इस योजना का क्या हुआ? कितने वेंटिलेटर्स मिले, और इसमें जी कितने वेंटिलेटर्स मिले? और इसके अलावा बहुत सारे मेरे सवाल और हैं, मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहता हूं संक्षेप आप जवाब दीजिए, बहुत कम वक्त में जवाब दीजिएगा रमाकांत जी प्लीज। अगर तैयारियां थी, अगर वाकई में काम हुआ तो ईमानदारी से बताइए, अगर वाकई कमी थी तो स्वीकारिए उसको।
देखिए ऐसा है, 7 लेटर गए हुए थे हर एक स्टेट को। देखिए कुछ मैटर ऐसे होते हैं, जैसे आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है एक्चुअली स्टेट मैटर होता है। आपने क्या तैयारी की आपने ग्राउंड के ऊपर में, आप सेंटर को तो कम से कम रिपोर्ट कर सकते हैं। निश्चित तौर पर उसमें भाजपा शासित भी है और कांग्रेस शासित भी है। जब 7 लीटर गया हुआ था, उसके साथ साथ ऑक्सीजन का भी और साथ ही आपने देखा होगा जो अभी जिस तरह से ऑक्सीजन की मारामारी या कमी नजर आ रही है, वेंटिलेटर्स की उतनी कमी नजर नहीं आ रही है। अगर सच देखें तो जी, तो कहने का मतलब ये है जो कि कहीं न कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो स्टेट मैटर था, ठीक है, आपने बात उसको बेहतर करने की और आवश्यकता है। इसलिए सभी को वक्त देना चाहता हूं। अजय जी जल्दी से बात खत्म करिए अपनी। करता, लेकिन मजबूरी है। जब प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोलते हैं, मंत्री झूठ बोलते हैं, तो प्रवक्ता से मैं कैसे आशा करूं कि वो सच बोलेंगे। गुजरात में जिस कंपनी को वेंटिलेटर दिया गया था, सबको पता है वेंटिलेटर के नाम पे उसने क्या दिया और वो कंपनी किसकी थी। रमाकांत जी को पता करना चाहिए, भाजपा के लोगों की थी, भाजपा के मंत्री उसमें संलग्न थे। और वो क्या हालत हुई, जितने वेंटिलेटर की बात हुई थी पीएम केयर से, कहीं कोई बात नहीं आई। 5-6 वेंटिलेटर राज्यों को 10-50 करके कर दिया गया, उसका कोई आज उपयोग नहीं हो पा रहा है। जहां तक बात अभी ऑक्सीजन प्लांट की बात की है, 162 प्लांट की इन्होंने बात की थी और मात्र 8, 10, 15 ऑपरेशनल हैं और 30-31 ही टोटल बन पाया। राज्य सरकार का ये ड्यूटी नहीं था, ये केंद्र सरकार का ड्यूटी था। हेल्थ निश्चित तौर पे स्टेट का है मैटर, ठीक कर रहे हैं वो, लेकिन स्टेट को आपने दिया कहां। ये कोविड का जो एक प्रोटोकॉल बनाया है और कोविड का जो सिस्टम बनाया है, उसमें केंद्र सरकार सब चीज कर रही है। हेल्थ इमरजेंसी में केंद्र के पास सारे राइट हो जाते हैं और मैं करके प्रधानमंत्री जी ने ना तो अपने एक्सपर्ट की बात सुनी, ना कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाई, ना कोई मेडिकल टीम ऐसी बनाई, बस कुछ ब्यूरोक्रेट को पीएमओ में रख लिया है। इससे काम नहीं चलेगा, देश को संभालना है। और ये राज्यों की बात, राज्यों पर थोप करके आप अपने जिम्मेवारियों से नहीं बच सकते। राज्यों में तो 18-19 भाजपा के राज्य हैं, यही तो हो रहा है कर रहे हैं। केंद्र राज्य पर डाल रहा है, राज्य केंद्रों पर डाल रहे हैं। ये नहीं चलेगी। लोगों की जनता कैसे ठीक रहे, ये महत्वपूर्ण है। आज शंकर जी अहम बातें रह जाएंगी, आप मुझे मौका दीजिए। प्लीज बोलिए, आप ही का वक्त है, संक्षेप में। मैं देखिए ये बोलना चाहूंगा, बहुत जरूरी बात। हम लोग डॉक्टर भी बार बार बोल रहे हैं, हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं कि आप एक तरफ हम बात करते हैं कम्युनिटी स्प्रेड की, कि यहाँ पर संक्रमण कैसे फैल रहा है और ये बीमारी किस तरह से स्थिति बेकाबू हो रही है। तो यहाँ पर मैंने क्यों बात करी स्ट्रिक्ट मिलिट्री लॉकडाउन की। हर्ड इम्यूनिटी तभी मुमकिन हो पाएगी कि अगर सबकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है तो वायरस विफल हो जाएगा और उससे दूसरे के फैलेगा नहीं ये बीमारी। दूसरी बात ये हम सबको समझनी चाहिए, जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन प्राणवायु जो है उसका जो आवंटन है वो केंद्र की तरफ से होता है, उनकी हाई पावर्ड कमेटी है। और साथ में 100 बातों की एक बात, कोविड को डिक्लेयर कर दिया गया है, इस समय उसकी घोषणा कर दी गई है कि ये एयरबॉर्न है, वायु में आ गई है पूरी तरह से। तो यहां पर पहले के मुकाबले स्थिति बहुत ज्यादा भयंकर है और यहां पर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं वो मैनीफोल्ड हो गया है। और सबसे बड़ी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिए हैं, उन्होंने बोला आप रेक्टिफाई करें अपनी ऑक्सीजन की जो डेफिसिट है, जो आप आपकी जो कमी पेशी हो रही है। दूसरी बात, दिल्ली सरकार की मैं बोलना चाहूंगा, वो भी विफल रहे। उनसे जब पूछा गया कि आप समझाएं कि कैसे कैसे आपने बांटा, कहां पर दिया, उनके पास उस समय था नहीं। उसके बाद निर्देश दिए गए हैं कि आप सिर्फ अस्पतालों में देंगे ऑक्सीजन को। और अब यहां पर समझना पड़ेगा, तो एक बहुत अच्छी बात जो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से हुई है, उन्होंने बोला है बफर इमरजेंसी स्टॉक्स बनाए ऑक्सीजन के, ताकि एक स्मूथ सप्लाई चेन बने। और सबसे बड़ी बात, उसकी जो लोकेशन है वो इमरजेंसी स्टॉक्स की वो डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। जैसे पावर को डिसेंट्रलाइज करा जाता है कि एक जगह उसकी जमा ना हो, उसको आप हर जगह जा सके, लोगों तक पहुंच पाए, इजी एक्सेसिबिलिटी मिले, जिसको मुहैया करानी है उसको आराम से मिले बिना किसी तकलीफ के। यहाँ पर अगर उसमें उसी भागा दौड़ी में लगे रहेंगे तो मरीज कब ठीक होगा। और दूसरी बात, एक बड़ी जरूरी मैं चाहता हूं दर्शकों तक पहुंचे, पहले टीका का जब इजाद हुआ तब हमने टीके के लेकर राजनीति शुरू कर दी थी। उसके पहले जो आज बातें कर रहे हैं, देखिए मेरी बात अब अच्छी नहीं लगेगी, मीठी नहीं लगेगी, कड़वी लगेगी। मैं बोलना चाहूंगा
क्योंकि यहाँ पर हम लोग आज हमारे को फौज का महत्व समझ आता है। मैं ये नहीं कह रहा, हमारे देशवासी फौज पे गर्व करते हैं और फौज को बिल्कुल उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ चंद लोग जब ये सवाल उठाते थे, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक करार देते थे, सेना के मुखिया को सड़क का गुंडा कहते थे, आज हमें समझ आ रहा है कि वो कैसे एक सीमा पर एलएसी की बात करें, एलओसी पर कैसे जान की बाजी लगाकर किन परिस्थितियों में काम करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में अपने परिवारजनों से दूर। और आज कोरोना के संक्रमण में हमारे को दोबारा उनकी याद आ रही है। ये सबको समझना होगा, सभी सरकारों को, राज्यों, केंद्र सरकार को, सबको समझना होगा, तू मैं से ऊपर उठकर आगे आना होगा, इंसानियत दिखानी होगी, क्योंकि ये वक्त ऐसा। विपिन जी, मेरे पास वक्त कम है, इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा, माफी के साथ चाहता हूं। विपिन शर्मा जी और संदीप जी, रमाकांत जी और अजय उपाध्याय जी, आप चारों लोग जुड़े मेरे साथ, वक्त दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा अखाड़ा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल वही है कि सुनवाई तारीख पर तारीख खूब हो रही है, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है? जो लगातार अदालतें केंद्र सरकार, राज्य सरकार को फटकारें लगा रही है, उसके बाद क्या हालात बदल रहे हैं, क्या बदलेंगे? जनता तो पिस रही है। अब सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ वोट के वक्त में, चुनाव के वक्त में आम जनता की याद सरकारों को आती है? देश को, जनता को क्या मरने के लिए छोड़ दिया गया है? सबसे बड़ा अखाड़ा में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।